India again launched missile attacks, BrahMos. ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 15 महीने का वक्त हो चुका है और अब जाकर के जो फॉर्मर सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब ने कई सारे बातों को क्लियर किया है कि उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। कैराना हिल्स जो पाकिस्तान में है, क्या वहां पर इंडिया ने हमला किया था? सबसे बड़ा सवाल है, इस पर क्लैरिटी मिली है। इसके बाद अगर आप देखें तो चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी क्लैरिटी मिलेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की के बीच में एक मेका पैक्ट हुआ है, इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बात कैराना हिल से, क्योंकि वो हिलते हिलते बच गया, क्योंकि जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था बस जरा सा चूक गया। ये बात कही है फॉर्मर सीडीएस ने, लेकिन कैराना हिल्स पर क्या कह रहे हैं एक्चुअली सुनिए। And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल था वो सवाल ये था कि क्या किराना हिल्स को निशाना बनाया गया है। ये सवाल इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। इसी पे रिस्पॉन्ड करते हुए फॉर्मर सीडीएस का कहना है कि हमने जो निशाना बनाया था वो एक्चुअल निशाना था सरगोदा के आसपास लॉइटरिंग एम्यूनिशंस को छोड़ा गया था। जिन लॉइटरिंग एम्यूनिशंस को वहाँ पे छोड़ा गया था उसका लाइफ स्पैन जो है वो 2 घंटे के आसपास का था। तो 2 घंटे लॉइटर करने के बाद उनका एंड रिजल्ट क्या था कि उनको फट जाना था कहीं ना कहीं जाके। अब उन्होंने ये भी बताया कि सरगोदा से किराना हिल्स का जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ में 10 किलोमीटर के आसपास का है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लॉइटर कर रहे थे वहाँ पे हमारे हथियार, वो मतलब हो सकता है कि किराना हिल्स में जाके फट गए हों, क्योंकि पाकिस्तानी, उन्हीं के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस तरीके की इमेजेस पब्लिश की थी कि किराना हिल्स से भी धुआं उठा है। अब सोबान आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन होता क्या है और किराना हिल्स का इतना बड़ा बवाल था क्या। नहीं, लेकिन मैं क्यों एक्सप्लेन करूंगा जब आप बार बार बता रहे थे कि लॉइटरिंग एमिनेशन, तो वहीं पे आपको बताना चाहिए था, मैं क्यों करूं एक्सप्लेन। आप एक्सपर्ट हैं इस पे, आप पढ़ के आए हैं। नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपको बता दें कि जैसे कोई गेम खेल रहा हो, ऐसे ही हमारी डिफेंस भी जो है सर्विसेज जो वो गेम खेल रही थी एक पाकिस्तान वालों के साथ। जो ये एमिनेशंस होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये एक सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा कि ये जाते हैं वहाँ के रडार के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान, जो दुश्मन देश होता है, पाकिस्तान का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, तो अगर वो ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो वो देखेगा कि टारगेट आ रहा है, उसके बाद पता चल जाएगा कि रडार कहाँ से काम कर रहा है, तो ये पता लगाने के लिए भेजा गया था। तो इसी में ही जो हमारे फॉर्मर सीडीएस हैं उन्होंने बताया कि हो सकता है कि जब ये फटा हो तो कुछ पार्ट जाकर वो कैराना हिल पे गिरा हो, तो वहाँ से धुआं उठा हो। और यार किराना हिल, किराना दुकान होता है, हिल्स क्या है वो कैबलरी पाकिस्तानियों की। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो किराना हिल्स है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन क्यों था, क्योंकि मतलब किसी भी न्यूक्लियर साइट को हिट किया जाना इतना इतना बवाल का विषय आखिर क्यों बन गया। तो अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट बात क्यों हो जाती है कि हमेशा जब सवाल पूछा गया कि कैराना हिल्स को क्या टारगेट किया है इंडिया ने, तब उस टाइम पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो चीफ मार्शल भारती साहब थे उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ के बता दिया कि वहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइट भी है, और उस टाइम पर उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कोई वहाँ पर अटैक इंडिया ने किया नहीं है। अब आपको बताते हैं डेटा के हिसाब से कि क्या कुछ है इसके ऊपर। तो ये डेटा है न्यूक्लियर वेपन आर्काइव का, जिसमें बताया गया था कि पहला जो पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया था वो 11 मार्च 1983 को किया था, और कैराना हिल्स उसमें एक पार्ट था जहां पर न्यूक्लियर वेपन जो है वो आर्काइव किए गए थे, रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहां पर रखे गए थे। अब जो पहला एक्सप्लोजन था वो बताया जाता है कि वहां पर एक जगह है चगाई नाम की पाकिस्तान में, जहां 1998 में एक्सपेरिमेंट किए गए थे न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ था 1988 में, और 1991 में
ये फोर्स में आया। इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़। अब इसमें एक ये कहा गया है कि दोनों कंट्रीज़ को हर 1 तारीख जनवरी की 1 तारीख को बताना होगा कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं। और साथ में ये भी कहा गया था कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो ये फैसिलिटीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी, उसके ऊपर एम नहीं करेंगी अगर कभी भी कुछ वहाँ पर लड़ाई जैसे सिचुएशन बनते हैं। और कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री कभी भी एन वर्ड यूज नहीं करती। यहाँ पे एन वर्ड रेसिज्म से रिलेटेड नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड है। पाकिस्तान देख लीजिए आप, उनसे अगर मतलब तीन मिनट का भी वॉर करिएगा तो उनके यहाँ से कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एन वर्ड यूज़ किया था। जुम्मा एक ऐसे ऑपरेशन के लिए, एक ऐसे मिनी वॉर के लिए जो 3 दिन तक चला, ऑपरेशन सिंदूर। हम कभी भी एन वर्ड यूज़ नहीं करते। तो ये जो किराना हिल्स इतना बड़ा बवाल है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं, आप उनको वॉरफेयर में निशाना नहीं बनाते, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अमेरिका ने ह्यूमन हिस्ट्री में जब सबसे पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पे इसका इस्तेमाल किया था, तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं और हम शुरू से ये कहते आए हैं ऑन रिकॉर्ड कि इंटेंशनली इंडिया ने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया। अब हम लौटते हैं कि फॉर्मर सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पे और क्या कुछ कहा है। तो देखिए, फॉर्मर सीडीएस जो हैं उन्होंने बताया था 6 और 7 की बीच में दरमियान क्या हुआ, वैसे ही 7 और 8 के बीच क्या हुआ, 8 और 9 के बीच क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ। तो ये सारी बातें उन्होंने एक-एक करके बताई हैं। पहले आप उनकी बात को सुन लेते हैं। Phase 1 was the surgical strikes which happened on the night of 6th and 7th morning. There were 9 targets which are stuck. Air Force stuck Buriki and Bawalpur, and the Army stuck 7 targets. Then was this period of 8th and 9th in which Pakistan tried to say that they launched Operation Makal Haq. That's Battle of Truth. And this particular 2 days, a lot of loiter ammunitions, some kind of drones, etc., were used by both sides. If I were to say this particular time was taken by both sides for deceiving each other, for sizing up each other, and on the 10th, at the phase 3, I would say that's Bunyan al-Marsus, the operation which Pakistani said is a wall of lead. That started as they declared that almost to a couple of countries that they're going to teach India a lesson in next 48 hours, and going to start at about 1 o'clock PST. That's about 1:30 PST. But unfortunately or fortunately, they folded up within about 8.5 hours. 6 और 7 को सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे, 8 और 9 को ड्रोन्स यूज़ किए गए थे, दोनों तरफ से ड्रोन्स यूज़ किए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया 10 तारीख को, और इंडिया ने काउंटर अटैक वहाँ पर काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पहले उनका प्लान था कि हम 48 घंटे तक चला लेंगे, लेकिन 8 घंटे में ही उन्होंने कहा भैया बस करो, अब ना करो भैया, प्लीज़ अब ना करो। Okay, why did Pakistan on 10th at about 9:30 they picked up the phone and they said that they wanted to talk? And why did this happen? Because that very night, a night before that, they were very confident that they'll continue for about 48 hours. And they folded up almost in 8 hours and 30 minutes. I think, to be fair to the Pakistanis, I would say that, they carried out certain strikes, but they did not know the effectiveness of those strikes. तो जैसा कि आपने फॉर्मर सीडीएस को सुना कि पाकिस्तान को लगा था कि 48 घंटे तक तो टिकेगा, बट 8 घंटे में ही पस्त हो गया। फिर 10 तारीख को फ़ोन उठाए कि भैया बात कर लो, और धीरे धीरे सीज फायर की तरफ वो क्यों बढ़े, क्योंकि उसके पहले जो नूर खान एयरबेस है और सरगोदा एयरबेस है, दो जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट एयरबेसेस हैं, उन दोनों ही एयरबेसेस को इंडियन एयरफोर्स ने डिसफंक्शनल कर दिया था कि वहाँ से उनका कोई भी प्लेन टेक ऑफ करने की कंडीशन में नहीं था। मीनवाइल ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है हमारा, वो भी तो इधर उधर नूर खान में जाके गिर ही रहा था। तो पाकिस्तान को लगा हुआ कि अब स्ट्रेच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सुभान, हाँ देखिए, लेकिन अब लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि जो फॉर्मर सीडीएस की बाइट चल रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आ रहे हैं। देखिए, एक ये एक्स पर कमेंट आया है, बताइए क्या ये कह रहे हैं कि सीज फायर वॉज अनाउंस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन सोशल मीडिया, नॉट बाय MEA।
उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे वाली हंसी वाली जो स्माइली होती है, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे करके जो आंसू निकल आते हैं, निर्लज्ज हंसी कहते हैं। निर्लज्ज हंसी इस लिहाज से कहते हैं कि भाई तुम्हारा सीज़फायर तो डोनाल्ड ट्रम्प करवाएगा ना यार, अभी तुम्हारे जो हुक्मरान है, हुक्मरान वो कटोरा लेके पहुंच गए हैं यूएस के पास कि भैया 10 बिलियन दे दे, इस कटोरे में 10 बिलियन डाल दे। तो जब तुम इस तरीके की भीख मांगोगे तो तुम्हारा सीज़फायर कौन करवाएगा? मतलब बेगिंग बाउल लेके घूमोगे तो कौन करवाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए इनकी लीक हो, मतलब मेरा मतलब है कि इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। स्टोरी की शुरुआत में जो एक बड़ा मुद्दा हमने उठाया था कि एक बहुत बड़ा सवाल ये रहा कि क्या चाइनीज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। एक फॉर्म में इस इस्तेमाल की बात आई है, वो फॉर्म ये है कि क्या मतलब भारत पे जो हमले पाकिस्तान ने किए थे उससे जो डैमेज हुआ वो दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स, इन पर्टिकुलर चाइनीज सैटेलाइट्स के इस्तेमाल की कोशिश की थी। सुनिए उस पर फॉर्मर सीडीएस कह क्या रहे हैं। After 10th also till about 12th they were trying their best to obtain images so that they have some evidence of some targets which they have hit. But unfortunately once they did not get, they tried other Chinese satellites also. But since they are not able to hit any target, they got no evidence. But it created doubt in their mind after this also that people have maybe hidden this fact from them because of Indian insistence. So every kind of a theory there, but the fact is that they're not able to hit targets. अब देखिए तरुण, चक्कर ये होता है कि यूएस और चाइना, इन सब की जो भी सैटेलाइट इमेजेस होती हैं वो सब के लिए अवेलेबल होती हैं, हर कोई देख सकता है, लेकिन एक एक एग्रीमेंट होता है देशों के साथ, भाई कितना आप देख सकते हैं, कौन सी फ़ोटो एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। पैसा तो इनके पास है नहीं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं। हमने जहाँ जहाँ आप लोगों के बेसिस को तबाह किया था उस सब की फ़ोटोज़ निकाली थी। टोटल 9 निशाने थे जो पहली बार हमारे डिफेंस फोर्सेस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को चीज़ें दिखाई, जहाँ पर तहस नहस किया गया था। जो भी टेररिस्ट बेसिस थे पाकिस्तान में उनको तबाह करके चकनाचूर कर दिया था। भले ही अब बड़ी स्पीड से उन लोगों ने वापस से बना लिया है। देखिए पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि ये न्यू नॉर्मल है। अगर कुछ पहलगाम जैसा करने की साजिश अगर फिर से होती है तो यही बुरा हाल किया जाएगा, और इस बार तो पानी भी नहीं पीने दिया जाएगा। You heard about this new normal, which the Prime Minister has said that there'll be talks and terror will not go together, blood and water will not flow together, will not tolerate cross-border terrorism, and will make no distinction between perpetrators and their handlers, and then will not be blackmailed or by nuclear blackmail. तो अब चलते हैं मेका पैक्ट के ऊपर। तो ये क्या है? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। आपको याद होगा कि एर्दोआन उस टाइम पे तुर्की में थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये बड़ा चिक चिक के बोल रहे थे कि हम साथ में मिलकर इंडिया की जो है बैंड बजा देंगे, लेकिन हमने वैसे ही इनकी बैंड बजा दी। तो इन्होंने एक समझौता कर लिया है। समझौते में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर तुर्की के ऊपर कोई भी हमला करता है तो ये सारे मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे, उसको दुश्मन देश मान लेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि कॉपी कैट टाइप का हो गया। नेटो को जानते होंगे आप लोग। आर्टिकल 5 में कहा गया है, यूएस बहुत उसका बड़ा एक चेहरा है उस नेटो पैक्ट का। तो उसमें ये है कि नेटो कंट्रीज जो भी हैं उसमें यही होगा कि किसी के ऊपर अगर हमला होता है, किसी भी देश के ऊपर, तो उसके सारे जो देश हैं वो हमला उनके ऊपर माना जाएगा और फिर सारे मिलकर एक साथ वो मारने लगेंगे दुश्मन देश को। मेरे यहाँ पे एक मासूम सा सवाल है। मासूम सा सवाल ये है कि जैसे इनका ये जो पैक्ट है इन 3 देशों के, किसी एक पे अटैक, सब पे अटैक। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ईरान पे जब अटैक हुआ तो उसने अपने जो ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन आप बार बार सुन रहे हैं, अपने ड्रोन्स या मिसाइल्स, उनको सऊदी अरेबिया के टुवर्ड्स भी टारगेट किया। अगर ये वॉर वापस एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली ईरान, मतलब जितने भी ऐसी जगहों पे यूएस एयर बेसेस हैं, उनमें से किसी को बाकी छोड़ेगा नहीं। तो क्या ऐसा है कि कल गए जब ईरान वापस से सऊदी अरेबिया को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस में अपनी फौज, एयरफोर्स और मिसाइल्स उतारेगा या अमेरिका के साथ शांति वार्ता करवाएगा? वैसे हमारे सीडीएस ने ये कहा है कि जब तक सऊदी अरेबिया और तुर्की और पाकिस्तान इसको क्लैरिफाई नहीं करते कि ये भारत के खिलाफ है, तब तक कम से कम फेस वैल्यू पे अभी तक के लिए तो यही माना जाएगा कि ये पैक्ट एंटी इंडिया पैक्ट है। Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।